नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुप्तकाशी और जोशीमठ के में एक्सिस बैंक शाखाओं का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी राज्य की रीढ़ बैंक ही होते हैं। सभी का आज गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की शाखाओं के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सब जो यहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं उन सभी का मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज देवभूमि उत्तराखंड के दो अत्यंत महत्वपूर्ण नगर गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से आज शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधन को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि आपने राज्य के दूरस्थ, पर्वतीय और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है, ये सेवाएं देने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कदम न केवल हमारे वित्तीय समावेशन को बल देगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी एक गति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, गुप्तकाशी और जोशीमठ ये दोनों ही शहर हमारे चारधाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, जहां पर पूरे देश दुनिया से चारधाम यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनका केंद्र बन जाता है। जैसा आप जानते हैं, गुप्तकाशी हमारा केदारनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव होता है, उसी प्रकार से जोशीमठ भी, जहां भगवान नरसिंह जी विराजमान हैं और शीतकालीन में भगवान बद्री विशाल जी का भी वो हमारा गद्दी स्थल होता है। तो ऐसे दोनों ही स्थान हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष इन दोनों ही स्थानों पर, जहां बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इन्हीं स्थानों से लोग होकर जाते हैं। ऐसे में इन स्थलों पर बैंकिंग सुविधाओं का नेटवर्क न केवल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, उनके लिए उपयोगी होगा, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, होटल व्यवसायियों के लिए, परिवहन संचालकों के लिए, किसानों के लिए, ढाबे वालों के लिए, आसपास के क्षेत्र वाले लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। इतना ही नहीं, जोशीमठ जैसे संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से जटिल जगहों पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, वहां पर भारत सरकार के सहयोग से एक बड़ा पुनर्वास का काम चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूं कि 1700 करोड़ से भी अधिक की पुनर्वास और वहां पर बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो अनेक काम वहां स्वीकृत हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय किसान यूनियन का आगामी 15 जून से 18 जून तक का 4 दिवसीय महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है। आपको बताते चले कि जिसकी जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 15 जून से शुरू होने जा रहे 4 दिवसीय महाकुंभ में 3 राज्यों के किसानों सहित पूरे देश के किसान नेता शामिल होंगे, जो अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही केंद्र सरकार से एमएसपी और फसल के दाम बढ़ाए जाने पर चर्चा होगी। यहाँ हमारे ये 16, 17, 15 से शुरू हो जाएगा। 15 की शाम से 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन चलेगा और यहाँ राकेश टिके जी और लगातार रहे 4 के 4 दिन। और यहाँ पूरे देश के किसान, कई राज्यों के किसान होंगे, प्लस पूरे देश के किसान नेता होंगे। और जो ये समीक्षा होती है कि सरकार ने क्या करा, हर सरकार की
जो सरकार अच्छा काम करे उसकी अच्छी तारीफ भी होती है। तो सारे लोग मिलके बताओ हमारी सरकार ये करी, हमारी ये करी, तो यहाँ एक सरकारों की तुलनात्मक चर्चाएं होती हैं कि कौन सरकार किसान के हक में, मजदूर के कौन अच्छा काम कर रही, कौन खराब कर रही है, और फिर आंदोलन की रणनीति बनाई जाती है। एजेंडा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंडे वो अलग है, जैसे MSP का और मूल्य सूचकांक से किसानों के रेट जोड़े जाए, जो अपनी तनख्वाह एकदम बढ़ा ले। मेन तो फसलों के रेट बढ़ने का मुद्दा, सब तो मेन मुद्दा फसलों के रेट बढ़ने का, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जिस तरह महंगाई बढ़ी उसी तरह किसानों के रेट बढ़े, नहीं तो विदेश की तरह किसान की सब्सिडी बढ़ाई जा। अगर आप रेट नहीं दे सकते तो जो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हो ना, 2-2 लाख रुपए कर दो ना। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास एक DCM के ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया और जिस कारण DCM ट्रक सड़क किनारे खेत में जा पलटा। आपको बताते चले कि जिसके कारण DCM ट्रक में भरा शैम्पू खेत में बह गया और जिसके बाद आसपास के ग्रामीण बाल्टी और डब्बे लेकर शैम्पू लेने के लिए टूट पड़े और शैम्पू भरकर अपने साथ लेकर घर जाने लगे। आपको बताते चले कि पुलिस ने किसी तरह से मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की भीड़ को हटाया। बताते चले कि एक ट्रक हरिद्वार की ओर से भगवानपुर की ओर जा रहा था कि तभी दरियापुर गांव के पास यह हादसा हो गया। ये नहीं जानकारी भाई मुझे, मैं तो अभी सूचना आई थी, हमने देखा तो आपके सामने ही है। क्या है प्रभु ये आप भी देख रहे होंगे, आप भी तो देख रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ मैं अभी आया हूँ, अभी सूचना मिली, ये देखो आपके सामने है, समझ रहे ना। हरिद्वार साइड से और कंपनी का ट्रक था, अचानक से ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, कैसे अचानक से मतलब ये दुर्घटना हुई और बिजली के पोल में उसने टक्कर मारी और जो उसका शैम्पू था वो भी सारा बिखर गया। गाँव के आदमी ने 5 बजे से शैम्पू उठाना स्टार्ट करा, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आया, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। इस तरीके से अभी जी छानबीन करी जाए, अभी पूरी छानबीन कर रही है, ड्राइवर की खोज कर रही है और जैसे भी होगा मतलब। हरिद्वार के खड़खड़ी में होटल कारोबारी के ऊपर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बताते चले कि कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस ने पंजाब के फगवाड़ा से 2 शूटर्स को दबोच लिया है। आपको बताते चले कि गैंगवार और विदेश से मिली सुपारी का एंगल सामने आया है। 2 जून को बाइक सवार बदमाशों ने हरियाणा के कारोबारी अरुण पर खड़खड़ी में फायरिंग की थी और जिसके बाद पुलिस ने 1000 से ज्यादा CCTV खंगाले और कई राज्यों में दबिश भी दी गई और साथ ही साथ 11 जून को मानव हंस और गौरव नाम के 2 आरोपी पकड़ लिए गए। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी लंदन में बैठे कपिल सांगवान ने दी थी। वारदात के पीछे नंदू व मंजीत महल गैंग के पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तो वहीं SSP परमेंद्र ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर और संयुक्त टीम बनाई गई। पुलिस ने हरिद्वार समेत कई जिलों में दबिश भी दी और करीब 1000 से ज्यादा CCTV कैमरास को भी खंगाला गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी पहचान अरुण पुत्र सत्यवान के रूप में हुई थी, जो 1 माह पूर्व ही वहां पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधिनियम BNS के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था। और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे उनके CCTV फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी CCTV फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर CCTV फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। हमारी टीम बैक ट्रैक करते हुए पंजाब तक पहुंची और अभी 10 दिन की अथक मेहनत के बाद 11 तारीख को कपूरथला फगवाड़ा के पास से पुलिस ने हम 2 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया, जिसमें एक की पहचान मानव हंस और एक की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई थी। 3 अभियुक्त इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिसमें एक का नाम हिमांशु है और 2 अन्य इसके साथ साथी हैं। इसके पीछे जो इनसे पूछताछ के बाद एक जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो अरुण है ये मंजित महल वाले गुट जो अपराध की दुनिया में काम कर रहा है उससे जुड़ा हुआ है
और अपने एक भाई की ये पैरवी कर रहा था, जिसका उसी को रास्ते से हटाने के लिए कपिल सांगवान गुट उर्फ नंदू, जो इस समय लंदन में है, उसके द्वारा हिमांशु को इसमें सुपारी दी गई थी, जो उसी के गुट का रहने वाला है, और उस पे कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेकी करके इस पर फायर किया गया था। फायर के बाद ये यहाँ पर 5 लोग ये उस समय उपस्थित थे। फायर करने के तुरंत बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन नैनीताल पहुंचे और जहां एसएसपी नैनीताल कैंप कार्यालय पुलिस लाइन में कैंची धाम मेले की तैयारियों को लेकर वार्ता की गई। आपको बताते चले कि नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कैंची धाम मेले की तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग भी की। उन्होंने बताया कि मेले में 3 कंपनियां पीएसी समेत एसएसबी और आईटीबीपी भी तैनात रहेंगी और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई, उससे और भी ज्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, पीएसी है, पीआरडी, होमगार्ड है, सबको उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल एसपीस और सीओस भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कल इन्होंने ब्रीफ करेगा अपना डाउन द लाइन प्रोसेस का, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा पक्के रहेगा। बाईपास जाना है, 6-7 किलोमीटर आगे है, बवाली का बाईपास एक है, और दूसरे एक रोड बन रहे हैं, उस पे प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है, उनमें भी 2-1 साल लगेगा उसका रोड का, बट बाकी हमने डाइवर्ट करने के प्लान कर रखे हैं स्कीम। एसएसबी है और आईटीबीपी है। इस बार हमारे 4 धाम यात्रा में भी हमको गृह मंत्रालय से मिला है और ये उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। एसएसबी का जो प्लाटून है और आपके डिस्पोजल पे है, वो यूज हो गई हमारे एलओ ड्यूटी के लिए। 3 कंपनी पीएसी है, बाकी सिविल पुलिस है, सारे इनके पास। बीते दिनों केदारनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हुई थी, लेकिन इस दुर्घटना ने हेली सेवाओं के संचालन पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने चारधाम यात्रा पर कहा कि राज्य सरकार ने कोई रणनीति और योजना नहीं बनाई और इसी का नतीजा है कि चारधाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों के कारोबार भी चौपट हो रहा है। यदि सरकार ने ठोस रणनीति बनाई होती तो इस तरह की अव्यवस्थाएं नजर नहीं आती। राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई, बीजेपी से तो कम है। वहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी हैं, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं ये बहुत बड़ी बात, तो आप भी ज़रा तिल का ताड़ कम बनाया करो। ये सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं।
रामनगर के ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की बहुचर्चित जल जीवन मिशन योजना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा जल संसाधन कार्यालय का घेराव करते हुए अधिशासी अभियंता को घेर लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके गांव में ना तो नल लगाए गए हैं, लेकिन पानी जो है वो नहीं आता है। वहीं आपको बताते चले कि आज तक पानी की एक बूंद भी इन नलों से नहीं आई है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में जमकर जल संसाधन मुर्दाबाद और जल संसाधन के हाय हाय के नारे भी लगाए गए। आपको बताते चले कि गर्मी की तपिश में बेहाल लोग अब टैंकरों के भरोसे जीने को मजबूर हैं, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि टैंकर से भी नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है और जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों के अलावा पशुओं को पानी पिलाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोटद्वार को सेंटर स्कूल के रूप में बड़ी सौगात मिली है। आपको बताते चले कि केंद्र से कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालयों को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है और जिसके तहत विद्यालय में 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं के संचालन को इसी सत्र से शुरू किया जा सकेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 85 सेंटर स्कूलों को खोलने के लिए हरी झंडी दी गई थी और जिसमें से एक कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। सेंटर स्कूल का संचालन शुरू होने के मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कोटद्वार विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंजूरी ने मोदी सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 20 सालों से कोटद्वार की जनता केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रही थी, जो आज पूरी हुई है और इस मौके पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत सदर बाजार मुख्य सड़क पर जाम की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जी आपको बताते चले कि वन वे ट्रैफिक होने के बावजूद लोग सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर घंटों के लिए चल देते हैं और हालांकि कोतवाली ने 1 किलोमीटर में 3 से 4 होमगार्ड भी लगाए हुए हैं। वन वे होने के कारण दूसरी तरफ से वाहन आते हैं। क्षेत्र में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को तो परेशानी ही रहती है और साथ ही साथ पर्यटक सीजन होने के कारण भी वाहनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ सड़क किनारे चलने वाले वर्कशॉप भी जाम का मुख्य कारण है। आपको बताते चले कि अमूमन मुख्य सड़क पर लगने वाले जाम के निराकरण हेतु सरकार के द्वारा पूर्णतः व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस का लगाया जाना भी बेहद जरूरी है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन के तहत लगाम लगानी अब शुरू कर दी है। जी आपको बता दें कि जिसके तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, वाहनों में अवैध रूप से लाठी डंडे रखने के साथ साथ स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यह हुड़दंग और अत्यधिक बढ़ जाता है और इस दौरान आईजी के द्वारा धार्मिक स्थलों की मर्यादा को बनाते हुए यात्रा की अपील की गई और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां एक स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरी माता जी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी केवल एक राजनेता नहीं थी, बल्कि वे विकास, सुशासन और जनसेवा की प्रतीक थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश के उत्थान और आमजन की सेवा के लिए समर्पित किया। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर राजभवन राष्ट्रभक्ति के गीतों से गूंज उठा। तो वहीं राज्यपाल के भाषण में भी एक अलग ही जोश और देशभक्ति दिखी। जी हां, आपको बताते चले कि कार्यक्रम का नाम
एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में आर्मी बैंड और गायकों के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों से वहां मौजूद सैनिकों और उनके परिवारों को जोश से भर दिया गया। और इसके साथ ही साथ देहरादून का शहीद स्मारक का निर्माण 1734 शहीदों के घरों की मिट्टी और 28 नदियों का जल लेकर बना है। आपको यह भी बताते चले कि राष्ट्रभक्ति के गीतों से गूंज उठा राजभवन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।